इसके अंदर क्या था, जो किंग था, जो क्राउन है ना, वहां पे क्या था, उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट मान लीजिए, ठीक है, जो चर्च की प्रॉपर्टी थी उसको एक्वायर कर लिया कि अब हमारा कंट्रोल, जो मतलब एक्ट बनाया और चर्च की प्रॉपर्टीज को अपने नाम पे कर लिया एक तरीके से, है ना। तो इस एक्ट में, ठीक है, देखिए जब अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑटरी कॉलेज था, उन्होंने जो प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफर की थी, वो दैट वाज अंडर द कॉमन लॉ, दैट वाज प्रिवेल्ड देयर, ठीक है, उस टाइम पे जो था। और उसके बाद जो नया एक्ट आया वो क्या था, सप्रेशन ऑफ रिलीजियस हाउसेस एक्ट था, है ना। इसमें एक प्रोविजन था कि अगर इस एक्ट के आने से 1 साल पहले, बिफोर 1 ईयर, ठीक है, अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है प्रॉपर्टी का, ठीक है, अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है प्रॉपर्टी का जिस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है, तो 1 साल मतलब हो चुका होना चाहिए, 1 साल से पहले इसका ट्रांजैक्शन है, तो जिस नाम पे वो जिस पर्सन को वो ट्रांसफर की गई है प्रॉपर्टी, वो अपनी लाइफ टाइम के लिए अपने पास रख सकता है, ठीक है, मतलब ये एक रेमेडी दे दी इस एक्ट में कि वो लाइफ टाइम के लिए अपने पास रख सकता है। तो अभी हेडन का जो हेडन था, है ना, उसकी तो प्रॉपर्टी गई, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर हुआ था, जो वार्डन की ऑटरी कॉलेज की, उसको उन्होंने क्या किया, पहले वेयर और उसके सन को प्रॉपर्टी दी, उसके बाद सेकंड नंबर पे किसी और को, और थर्ड नंबर पे जो हेडन था उसको मिलनी थी, ठीक है। तो अभी जो एक्ट आया था उसकी वजह से सब एक तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी किसको जानी थी, सिर्फ जो पहले इस एक्ट के प्रोविजन जो थे वो सिर्फ किसको जायज मान रहे थे, प्रॉपर्टी का हकदार, वेयर और उसके सन को, ठीक है। तो इसी केस में यह जो रूल था, ठीक है, जब हेडन और वार्डन ने अपनी प्रॉपर्टी वापस लेनी चाहिए, ठीक है, तो यही जो रूल इसी केस में मिसचीफ रूल है जजेस ने प्रोपाउंड किया, ठीक है। तो इन्होंने इस केस में क्या देखा कि पुराना कॉमन लॉ क्या है, व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट, ठीक है। इसी एक्ट से देखा इन्होंने, पुराना बैकग्राउंड में गए, इन्होंने देखा कॉमन लॉ क्या है, क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी बार बार ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, डबलिंग ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है, बार बार ट्रांसफर, एक ही प्रॉपर्टी को आप पहले किसी को दे रहे हो, दूसरे को, तीसरे को, मतलब ये चीज क्या है, एक तरीके से वहां पे मिसचीफ है, ठीक है। अभी जो सेकंड एक्ट आया, ठीक है, मिसचीफ हमें पता लग गई, कॉमन लॉ क्या है, उसके अंदर मिसचीफ क्या है, ठीक है। और जो नया एक्ट आया जैसे सप्रेशन ऑफ रिलीजियस हाउसेज एक्ट है, उसके अंदर क्या रेमेडी दी गई है, उसके अंदर रेमेडी यही दी गई है कि 1 साल पहले अगर किसी को प्रॉपर्टी दिए गए हो, ट्रांसफर हो गया किसी प्रॉपर्टी का, तो वो लाइफ टाइम के लिए अपने पास रख सकता है, अदरवाइज तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली ही जाएगी, ठीक है। रेमेडी यहाँ पे ये देती कि अगर किसी को ट्रांजेक्शन किसी के नाम पे हुआ है, किसी को वो प्रॉपर्टी दी गई है, 1 साल से पहले टाइम हो चुका है, ठीक है, इस एक्ट से 1 साल पहले वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, ट्रांसफर इन द सेंस कि वो रेंट पे दी गई है या लीज पे दी गई है, ठीक है, आपने ये मीनिंग लेना, तो वो लाइफ टाइम के लिए वो पर्सन अपने पास रख सकता है और उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस केस में कोर्ट ने इसको, देखिए हमें मिस्टेक, कॉमन लॉ पता चला क्या था कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती थी, अब गलती क्या थी कि डबलिंग ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है, कि ऐसे रॉन्ग है ये करना। अब अभी जो बार बार एक ही प्रॉपर्टी को आप बार बार ट्रांसफर कर रहे हो, मिस्टेक क्या थी कि लोग चाहते थे, मिस्टेक क्या था उसमें कि लोग चाहते थे कि सरकार के पास वो जो प्रॉपर्टी है बहुत देर से पहुंचे, ट्रांसफर करते रहो, सरकार के पास बाद में जाए, क्योंकि रीजन क्या था उसके पीछे, चर्च के जो लोग थे वो चाहते थे हमारे कंट्रोल में रहे प्रॉपर्टी और क्राउन के पास बाद में पहुंचे, दैट वाज द जो मिस्चीफ थी वहां पे। और जो नया एक्ट आया वो क्या दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, वो रेमेडी दे रहा है कि आप 1 साल से, अगर जिसको 1 साल पहले प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर जो रेंट पे दी या लीज पे दी, अगर वो हो चुका है, 1 साल बीत चुका है एक्ट पास होने से पहले,
तो उनको प्रॉपर्टी पे लाइफ टाइम के लिए कंट्रोल जो है मिल जाएगा। लेकिन बात जो हेडन जो था, ठीक है, इस केस में क्या था, उसको अभी 1 ईयर हुआ ही नहीं था, ठीक है। अगर 1 साल नहीं हुआ है तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, मतलब जो उसका जो ट्रांजेक्शन था वो वॉइड डिक्लेयर किया गया। आपको ये केस समझ में आया? मैम समझ आ गया, पर एक बार ही फिर से एक्सप्लेन कर देना ये वाला केस था। अच्छा, एक्चुअली पता क्या है, आपको ना ये जो फैक्ट है ना, आपको बहुत रेयरली मिलेंगे, या मिलेंगे भी तो आपको ये चीज ना समझ में नहीं आएगी। तो अगर मिस्टीफ रूल को समझना है तो ये हेडन केस को आपको जरूर समझना होगा। सिंपल सी बात है कि प्रॉपर्टी पहले क्या थी, एक से ज्यादा लोगों को ट्रांसफर कर दी जाती थी, ठीक है। लोग और गलती क्या थी इसमें कि लोग चाहते थे कि सरकार के पास बाद में पहुंचे। नया एक्ट आया, नया एक्ट ने क्या किया, सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे, मतलब जो किंग था उसने सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या की, एक तरीके से अपने नाम कर ली कि चर्च की प्रॉपर्टी के ऊपर अब किंग का राज होगा, ठीक है। लेकिन उसमें एक क्लॉज था, एक प्रोविजन था जो कह रहा था कि 1 साल पहले अगर किसी ने प्रॉपर्टी एक्वायर की है, इस तरीके से एज सच ट्रांसफर हुआ है, किसी को रेंट पे दी गई है, तो वो लाइफ टाइम के लिए अपनी प्रॉपर्टी है वो जो रख सकता है। उसके बाद फिर वो क्राउन के पास जाएगी प्रॉपर्टी, मतलब गवर्नमेंट के पास बाद में जाएगी। तो इसी मिसचीफ को दूर, देखिए एक्ट में हमें पुराना एक्ट भी देखा, ठीक है। अब देखिए, जब हेडन का केस आया था तो कोर्ट के पास क्या था कि लीज से अगर प्रॉपर्टी दी है, गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर कर लिया, ठीक है। अब एक्वायर कर लिया तो उसके बदले में उसको कुछ मिलना तो चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, बैकग्राउंड चेक की कोर्ट में, ठीक है, पुराना देखा कि आखिर ये एक्ट जो पास हुआ है वो क्यों पास किया गया, ये जो एक्ट है वो क्यों पास किया गया, इसमें जो प्रोविजन 1 साल वाला क्यों रखा गया। तो जजेस ने जब चेक किया, पुराना देखा कि कॉमन लॉ क्या था, उसमें ये डिफेक्ट था, उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए ये एक्ट पास किया गया था, और इस एक्ट में एक रेमेडी दे दी गई है, रेमेडी दे दी गई है। तो यही जो है मिसचीफ रूल है, ठीक है। इज इट क्लियर? मैम रेमेडी कैसे, रेमेडी कौन सी दे दी है? अच्छा, जो नया एक्ट बनाया है उसको कहेंगे हम रेमेडी? उसमें जो एक प्रोविजन था ना कि 1 साल हो गया है, जो रेमेडी ये हुई ना, देखो नॉर्मल लॉ क्या था, जो एक्ट जो था वो क्या कह रहा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी, सीधी सी बात है। लेकिन उसमें देखिए, उन्होंने रेमेडी दी कि अगर इस तरीके से कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो 1 साल के लिए बंदा अपने पास रख सकता है, उन लोगों का राइट नहीं जाएगा। लेकिन आप बार बार आगे आगे फर्दर ट्रांसफर कर रहे हो, उन लोगों का राइट को भी रिकॉग्नाइज करेगी कोर्ट, कि वो चीज तो गलत है। ओके मैम। जो हेडन को ट्रांसफर हुआ तो वो तीसरे नंबर पे जाके हुआ था, क्योंकि वेयर एंड हिज सन जो था, है ना, उनको पहले नंबर पे ट्रांसफर हुआ, उसके बाद किसी और का, उनके लाइफ टाइम तक उन्होंने होल्ड करना था, उसके बाद किसी और के पास प्रॉपर्टी जानी थी, उसके बाद किसी और के पास, उसके बाद 3rd नंबर पे हेडन के पास आनी थी, और हेडन के पास जब उसकी लीज खत्म होती उसके बाद जाके वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को मिलनी थी। अब सोचिए, अब वेयर एंड हिज सन, दे, मतलब वो अपने पास प्रॉपर्टी रखते अपने लाइफ टाइम के लिए, उसके बाद दूसरा पर्सन अपनी लाइफ टाइम के लिए रखता। अब लीज पे थर्ड थर्ड नंबर पे हेडन की बारी, तो वो 80 इयर्स तक अपने पास रखता, तो क्राउन के पास कब पहुंची, कितने सालों बाद पहुंची। एक बहुत बड़ा मिस्टेक था ना, मिस्टीफ थी ना, उसमें डिफेक्ट था उस लॉ में। उसी लॉ को दूर करने के लिए नया एक्ट पास किया गया, और इस एक्ट में क्या था कि ठीक है, एक्वायर करनी है तो कर लो, लेकिन इसमें रेमेडी भी दे दी गई, जो मतलब के जो पहले बंदे आए हैं जिन्हों का ट्रांसफर हो चुका है ऑलरेडी, 1 साल से पहले हो चुका है, तो वो अपने पास अपनी लाइफ टाइम के लिए वो प्रॉपर्टी रख सकते हैं। कि जो चीज जजेस ने जो क्या करना होता है, जो इंटरप्रिटेशन होती है, वो लेजिस्लेचर की इंटेंशन समझनी होती है। वहां पे लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या है कि जो ये डबलिंग हो रही है प्रॉपर्टी की, बार बार ट्रांसफर हो रहा है, उस चीज को रोकना था, ताकि वो प्रॉपर्टी जितनी जल्दी हो सके क्राउन के पास आ जाए। ये उस एक्ट का ऑब्जेक्ट था। वहां पे इंटेंशन जो थी, देखिए वो इंटेंशन
एक्ट की जो थी, देखिए उसमें लैंग्वेज समझ आ रही है, सिंपल समझ आ रहा है कि जो प्रॉपर्टी है वो क्राउन के पास चली जाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन ऐसा करने के पीछे रीजन क्या था? अब रेमेडी जो दी इन्होंने, ठीक है, 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल से पहले है तो वो अपनी लाइफ टाइम के लिए रख सकता है। इस रेमेडी के पीछे रीजन क्या था? ठीक है, ये रेमेडी प्रोवाइड करने के पीछे रीजन क्या था? ठीक है, क्योंकि वो जो डबलिंग हो रही थी प्रॉपर्टी की, ठीक है, बार बार ट्रांसफर हो रहा था, उस चीज को रोकना था। उस ऑब्जेक्ट, उस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट था, उस लेजिस्लेचर का उस एक्ट को बनाने के पीछे इंटेंशन क्या? तो यही चीजें, इसी चीज से निकल के आया हमारे पास ये हमारा मिस्ट्री। ये पहले लॉ क्या है, उस लॉ के अंदर क्या इफेक्ट है, जो नया लॉ आया है वो क्या रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है, और उस रेमेडी को देने के लिए क्या रीजन है। अगर रेमेडी प्रोवाइड की जा रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है। अब यही चीजें हमने देखी है, दैट इज द मिस्ट्री रूल। ठीक है, देखिए अगर हम सिंपल इतना सा पढ़ते हैं कि कॉमन लॉ क्या था, केस क्या है, रेमेडी क्या है, रीजन क्या है, समझ तो ये भी आ रहा है। लेकिन जब हम हिडन का केस पढ़ लेते हैं तो हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि एक्चुअल में मिस्ट्री रूल निकल के क्या क्या है, एंड यू गॉट द मटेरियल टू राइट डाउन। ठीक है, तो इसमें आप ये केस देते हो तो थोड़ा थोड़ा बहुत ना ब्रीफिंग कर देते हो इस केस को, तो आपके पास मटेरियल भी ज्यादा हो जाता है लिखने को। ठीक है, और केसेस आप अच्छे अच्छे केसेस दे दो, चाहे कम दे दो, और प्रॉपरली उनको लिख दो। जैसे हमने स्मिथ वर्सेस ह्यूजिस का केस किया था, उसमें क्या था उस केस में, ये एक, याद है किसी को, याद है किसी को, मैंने बताया था उस दिन। Am I audible बेटा? आवाज आ रही है मेरी? मैम इसी का केस था मिस्चीफ रूल का। हाँ मैम उस दिन तो समझ ही नहीं आ रहा था। चलिए, मुझे पता था कि ये रूल इतना इजी नहीं है, जब तक आप बैकग्राउंड नहीं जाओगे तब आपको नहीं समझ पाएगा। अच्छा, आज आपको मिस्चीफ रूल क्लियर है, सिर्फ इतना सा क्लियर है, बाकी हम केसेस पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी मैम, क्लियर हो गया, हिडन केस भी आ गया समझ। हाँ ठीक है, तो चलिए, जो स्मिथ वर्सेस ह्यूजिस का जो केस है, इस केस में क्या था कि आपको बताया था ना कि जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, है ना, वो क्या करती थी, स्ट्रीट्स में खड़ी हो जाती थी ताकि वो मेन को मतलब मेन को सॉलिसिट कर सके, है ना, ये वाला केस था जो मैंने बताया। तो इसकी जो ये लॉ था उस टाइम पे, मतलब जो मतलब मना नहीं था ये चीज, है ना, जो लेकिन ये जो हेरेसमेंट होती थी लोगों को, तो इसकी वजह से एक नया कानून पास हुआ था, स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट। उस एक्ट के अंदर क्या था, इन प्रोस्टिट्यूट्स को मना किया गया था कि आप लोग स्ट्रीट में खड़े होकर ये सब नहीं करोगे। ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू सॉलिसिट मेन इन द स्ट्रीट। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने अपने घरों में, खिड़कियों में, है ना, ऐसा करना शुरू कर दिया। जब ऐसा किया तो 2 प्रोस्टिट्यूट थी, आप केस में नाम पढ़ लेना, ठीक है, तो उनको गिरफ्तारी हुई उनकी, है ना, केस चला। तो उसमें उन्होंने ये प्ली ली कि हमारा तो इस एक्ट के अंदर, ठीक है, इस एक्ट के अंदर हम तो फॉलो नहीं करते, क्योंकि एक तरीके से उसमें क्या लिखा है, स्ट्रीट वर्ड यूज किया गया, तो हम तो स्ट्रीट में खड़े ही नहीं हो रहे, हम तो अपने घर में हैं। तो अभी इस चीज के लिए कोर्ट को क्या करना पड़ा, देखना पड़ा भाई गलती कहाँ पे हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है, एक्ट में लिखा है कि स्ट्रीट्स में खड़े होके या पब्लिक प्लेस पे खड़े होके ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ठीक है, जो लेजिस्लेचर है वो सही कह रहा है, समझ में भी आ रहा है, ठीक है, वर्डिंग क्लियर है, उसमें कोई दो मीनिंग नहीं निकल रहे, तो अब क्या किया जाए। ठीक है, अब कोर्ट्स ने क्या किया, जजेस ने क्या किया, मिस्चीफ रूल लगाया यहाँ पे, मिस्चीफ रूल लगा के देखा, मिस्चीफ रूल लगाइए जरा यहाँ पे। व्हाट वाज द कॉमन लॉ? अब कॉमन लॉ क्या था, पहले की जो कंडीशन थी कि जो प्रोस्टिट्यूट वो कुछ भी करती थी, ठीक है,
उनको मतलब वो चीज उसके ऊपर कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं था, कुछ नहीं था, मतलब वहां पे एक तरीके से वो सब काम होता था, ठीक है। लॉ ही बोल रही थी एक तरीके से कि मनाही नहीं थी, ठीक है। तो उसमें इस चीज में मिस्टीफ क्या थी? मिस्टीफ ये थी कि लोगों को हैरेसमेंट होती, परेशान होते थे लोग, ठीक है। देखिए ऑब्वियसली कोई ऐसी हरकतें कोई स्ट्रीट पे खड़ा होकर करेगा तो ऑब्वियस है कि आम जो पासर बाइज हैं या है ना लोग हैं, आम जनता है, उनको तो परेशानी होगी ही होगी, है ना, हरास होंगे बिना मतलब के। तो अब नया एक्ट कौन सा आया, ठीक है, नया एक्ट कौन सा आया? स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट। ये आपको क्या रेमेडी दे रहा है कि भाई स्ट्रीट में खड़े होकर या पब्लिक प्लेसेस पे खड़े होकर ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है। ये चीज मतलब कि एक तरीके से जो एक्ट जो था उसकी जो इंटेंशन थी, ठीक है, वो क्या थी वो भी हम देखेंगे आगे। पहले अभी इशू सुनिए, इशू क्या निकल के आया इससे, ठीक है। देखिए पुराना लॉ भी है हमारे पास है, उसके अंदर गलती भी है, ठीक है, और नया एक्ट आया वो रेमेडी भी दे रहा है। रेमेडी क्या दे रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे इशू निकल के आया कि प्रोस्टिट्यूशन की जो ऐसी जो है ना प्रोस्टिट्यूट है उनकी जो ऐसी हरकतें हैं, ठीक है, स्ट्रीट में नहीं कर रही, घरों में खड़ी होकर विंडोज पे खड़ी होकर ये सब हो रहा है, तो वही का वही रहा ना, है ना, इशू तो वही का वही रहा। लेजिस्लेचर का एक्ट बनाने का तो कोई फायदा नहीं हुआ फिर। तो यहाँ पे क्या है, वर्डिंग समझ में आ रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन क्लियर नहीं है। तो जजेस ने यही इंटेंशन जो है मिसचीफ रूल लगा के देखना है, पुराना लॉ क्या था, मिसचीफ क्या है, और इस एक्ट में क्या रेमेडी दी गई है। अब इशू है, अब इसके इस रूल लगा के इंटरप्रिटेशन होगी। अब इंटरप्रिटेशन किसकी हो रही है? स्ट्रीट की, ठीक है। स्ट्रीट में क्या क्या आ जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन हुई, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन दिखा गया लेजिस्लेचर का, कि जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन है वो स्ट्रीट में प्रोस्टिट्यूशन को खत्म करना नहीं है, उसका इंटेंशन है कि प्रोस्टिट्यूशन को खत्म करना। ये नहीं है कि सरकार कह रही है कि हाँ जी आप गलियों में ये सब नहीं कर सकते, अपने घरों में करो, अलाउड है। नो, वहां पे इंटेंशन जो था वो क्या था? प्रोस्टिट्यूशन को खत्म करना। ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर वाज टू सप्रेस द मिसचीफ, उस मिसचीफ को खत्म करना, गलती को, डिफेक्ट को खत्म करना, ठीक है। इसलिए जो इंटरप्रिटेशन, अब देखिए इंटरप्रिटेशन यहाँ पे क्या हुई, पुरानी बैकग्राउंड में जाके पहले क्या सिचुएशन थी, क्या गलती थी उसमें, नया लॉ क्या रेमेडी प्रोवाइड करता, ये तीन, और उसके पीछे, उस रेमेडी देने के पीछे रीजन क्या है, ठीक है। समझे? आपको ये केस क्लियर है अभी? यस मैम। ओके, कोई डाउट? जनेंद्र क्लियर है ये? यस मैम। पहले देखना है पहले कोई एक्ट है या नहीं है। अगर कॉमन लॉ है, कस्टम है, कोई भी कुछ भी चीज है ना, हैविंग अ फोर्स ऑफ लॉ, हम उसको एक तरीके से लॉ ही बोल लेंगे। तो उसमें क्या डिफेक्ट था, मतलब वो क्या चीज थी, वो लॉ क्या था, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या गलती थी, क्या गलत चीज वो प्रोवाइड कर रहा था, और उसके बाद नया कानून आया, उसमें क्या रेमेडी दी गई, ठीक है। और उसके बाद उस रेमेडी देने के पीछे रीजन क्या था, ये मिसलीड रूल कह रहा है। और जजेस ने क्या देखना है, इसके बाद अगर कोई इशू राइज हो रहा है, कोई इशू, किसी भी केस में कोई इशू आ रहा है, तो यही वाला रूल जो है, चार चीजों वाला, कॉमन लॉ, मिसचीफ, रेमेडी, रीजन, बस ये चीज याद रखनी है, ये वाला अप्लाई कर देना है, तो आपको आंसर जो है आपका मिल जाएगा। देखना मिसचीफ रूल क्या कह रहा है, बैकग्राउंड में जाइए, बस लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या था वहां पे, दैट इज मिसचीफ रूल। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक और केस करवाया था ना, वो साइकिल वाला, याद है आपको?
पहले ना अभी याद नहीं होगा आप लोगों को, पहले एक और केस सुनिए, रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग वर्सेस BHSS 1981, लिख लीजिए चाहे इसको, आपको वैसे बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन सुनिए इस केस को ध्यान से सुनिए, ठीक है। इस केस में क्या था, देखिए आप लोगों को पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। आप लोगों को अबॉर्शन के बारे में पता होगा, है ना, कि अबॉर्शन जो फीमेल्स है वो करवाती हैं। तो जो अबॉर्शन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक तो हार्मोनल अबॉर्शन होता है और दूसरा होता है सर्जिकल, ठीक है। एक तो जैसे 9 वीक्स के विद इन होता है वो हार्मोनल अबॉर्शन बोल देते हैं उसको, एंड दैट इज सेफ अगर कोई दवाई मेडिसिन वगैरह लेके हो जाता है, ठीक है। एंड सेकेंडली जो सर्जिकल होता है वो आप जो डॉक्टर्स होते हैं ना वही कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या था कि एक एक्ट आया था पहले, द पर्सन्स एक्ट, ठीक है। उस एक्ट के अंदर क्या था कि जो अबॉर्शन है उसको इलीगल माना गया था, मतलब उसको एक ऑफेंस बना दिया गया था कि कोई भी अगर अबॉर्शन कराता है तो दैट इज ऑफेंस, ठीक है, या करता है या करवाता है तो वो क्या है, ऑफेंस होगा। तो उसके बाद ठीक है, ये एक्ट आया और ये बता रहा है। इसके बाद एक नया एक्ट आया, द अबॉर्शन एक्ट 1967, एक अबॉर्शन आया, मतलब अबॉर्शन एक्ट आया था 1967। और इसमें क्या था, इसमें क्या कहा गया, डॉक्टर को अलाउड कर दिया कि जो अबॉर्शन है दैट कैन बी कैरिड आउट बट बाय द जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, जो डॉक्टर्स होते हैं कि वही कर सकते हैं। अब जो इसमें जो मिस्टीव थी, ठीक है, जो मिस्टीव थी वो क्या थी, इसमें जो पुराना एक्ट था उसमें ये मिस्टीव थी कि जो मतलब उन्होंने अबॉर्शन को ही ऑफेंस बना दिया, ठीक है, अबॉर्शन को ही ऑफेंस बना दिया था। अब सुनिए जरा, ठीक है। इसके बाद किसी का केस आया और उसका जो अबॉर्शन था वो किसी नर्स ने कर दिया, ठीक है, किसी नर्स ने कर दिया। और उसके बाद ये केस होता था क्या नर्सेज जो हैं वो अबॉर्शन कर सकती हैं, उनको अबॉर्शन करने अलाउड है या नहीं अलाउड, ठीक है। तो इसी चीज को देखते, इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो जजेस ने क्या किया, बैकग्राउंड में गए, इशू देखा, ठीक है, मिस्टेक रूल लगाया। पहले एक्ट क्या था, अबॉर्शन एक्ट, ना सॉरी द पर्सन एक्ट था, द पर्सन एक्ट 1861, ठीक है, ये एक्ट था। और इसके अंदर गलती क्या थी कि इन्होंने अबॉर्शन को ही इलीगल कर दिया, ठीक है, ऑफेंस बना दिया। बेसिकली ये क्या था, ये जो इलीगल अबॉर्शन थे उनको रोकने के लिए था, ठीक है। इसका जो पुराना एक्ट जो था वो जो बना था अबॉर्शन को उन्होंने ऑफेंस बनाया था, वो इसलिए था ताकि जो बैकस्टेज अबॉर्शन होते हैं या इलीगल अबॉर्शन होते हैं वो ना हो, ठीक है। किसी की जान को खतरा हो रहा है या कुछ भी है तो उस चीज को लेके ना उन्होंने अबॉर्शन को ही इलीगल कर दिया, ऑफेंस बना दिया। तो जो नया लॉ आया वो क्या कह रहा है कि अबॉर्शन तो हो सकता है लेकिन डॉक्टर्स कर सकते हैं। अभी इसी में इशू निकल के आ गया जजेस के पास, ठीक है। देखिए जो पुराना लॉ था उसमें चीज क्या थी कि अबॉर्शन ऑफेंस है, लेकिन इसके लिए रेमेडी, नया एक्ट जो था अबॉर्शन एक्ट, वो रेमेडी क्या दे रहा है कि डॉक्टर्स कर सकते हैं, ठीक है, ये रेमेडी बन गई है, ठीक है। और दूसरा जो है इशू हमारे पास क्या निकल के आ रहा है केस से कि क्या नर्सिस को अलाउड है अबॉर्शन करना। तो जजेस ने यहाँ पे पूरा देखा, मिस्टेक रूल लगाया कि ये एक्ट क्यों बनाया गया था, ठीक है, क्या गलती थी उसमें। अभी जो नया लॉ आया, ठीक है, उसमें क्या था कि डॉक्टर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सॉरी नर्सेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर्स को तो अलाउड किया गया है, ठीक है, डॉक्टर्स को तो अलाउड किया गया। अब इसी चीज को इंटरप्रेट किसने करना है, जजेस ने करना है, ठीक है। कि पहले क्या था, इलीगल था, बाद में क्या किया, रेमेडी प्रोवाइड की गई, लेकिन क्या थी वो रेमेडी के डॉक्टर्स जो हैं वो अबॉर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो इशू आया कि नर्सेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसी को
फिर जजेस ने ये देख के कहा, ठीक है, कि जो हार्मोनल अबॉर्शन होता है, ठीक है, 9 वीक्स वाला, वो नर्सेज कर सकती हैं। मतलब वहां पे जो रेमेडी दी गई थी, जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स में नर्सेज भी आती हैं। हालांकि सर्जिकल जो है वो डॉक्टर्स कर सकते हैं, लेकिन जो हार्मोनल है उसके लिए नर्सेज को अलाउ किया गया। समझ में आया आपको ये केस? यस मैम। इसमें कोई डाउट? नो मैम। पुराना एक्ट क्या कह रहा है, इसमें क्या गलती है, नया एक्ट क्या कह रहा है, नए में रेमेडी क्या है, ठीक है, क्यों वो रेमेडी दी गई है, ठीक है, और अगर उससे के बावजूद इशू निकल के आ रहे हैं तो वो इशू कैसे सॉल्व होंगे, शुरू से बैकग्राउंड को देखते हुए। ये चीज है। आपके पास कोई केस आया, ठीक है, जजेस के पास कोई केस आया, तो किसी केस का कोई इशू निकल के ही आया होगा ना। केस आया है तो वो किसी चीज को सॉल्व करने के लिए आया होगा। तो अब जैसे मान लीजिए केस आया जजेस के पास कि नर्सेज अबॉर्शन कर सकते हैं नहीं कर सकती, एक्ट उठाएंगे, देखेंगे एक्ट में क्या लिखा है कि डॉक्टर्स लिखा है, ठीक है, डॉक्टर्स लिखा है कि डॉक्टर्स कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स को क्यों बोला गया अकेले, डॉक्टर्स को क्यों कहा गया? तो वहां पे एक्ट उठाया, पीछे देखा कि पहले क्या चल रहा था। पहले क्या था, पर्सन एक्ट था कि आप लोग इलीगल अबॉर्शन नहीं कर सकते, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ फीमेल्स, एक तरीके से लगा लीजिए। तो उसी में बस गलती क्या थी कि उन्होंने अबॉर्शन को मतलब इलीगल कर दिया। बाद में रेमेडी तो दी, लेकिन सिर्फ डॉक्टर्स को रखा। तो वहीं पे जो इशू जो था उसी को रिजॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों एक्ट को एक तरीके से कंपेयर करके। अब इलीगल जो एक्ट बना था उसका ऑब्जेक्ट क्या था, इलीगल अबॉर्शन को रोकना, ठीक है। लेकिन जो नर्सेज अबॉर्शन एडमिनिस्टर करती हैं उनका जो मतलब वो बिल्कुल जो हार्मोनल अबॉर्शन है वो बिल्कुल सेफ होता है, उसमें कोई डर नहीं होता, किसी चीज का खतरा नहीं होता। तो इसलिए क्या था, इसको अलाउ किया गया। समझे आप? अभी कोई कंफ्यूजन इसमें? देखिए कंफ्यूजन रहेगी। मुझे इस चीज को मैं ये समझती हूँ कि आप लोग छेती छेती इस चीज को नहीं अडॉप्ट करोगे, ठीक है। धीरे धीरे ये जो चीज आप पढ़ोगे ना, केस लॉज पढ़ोगे, फिर आपको माइंड में ये सेट होगा कि ये रूल क्या है। बेसिकली आपने क्या देखना है, पुराना लॉ देखना है, उसके अंदर गलती देखनी है, डिफेक्ट देखना है, नया एक्ट है उसके अंदर क्या रेमेडी प्रोवाइड की गई है, दैट्स इट। ये चीजें आपने देखी। मतलब अगर रेमेडी भी प्रोवाइड की गई है तो क्यों की गई है, ये 4 चीजें हैं जिनके बेसिस पे जो केस है जो डिसाइड हो। दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट। एक चीज याद रखिएगा, जैसे ना रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ये यूज होता है एक तरीके से, ठीक है। अदरवाइज दूसरे हमारे पास रूल्स बहुत हैं, जब कुछ समझ में ना आए, जब लेजिस्लेचर की इंटेंशन ही समझ में ना आए, ठीक है, वर्डिंग क्लियर हो, सब कुछ क्लियर हो, इंटेंशन ही क्लियर ना हो, तब वहां पे ये जो रूल है वो अप्लाई होता है। क्लियर है बेटा? इसमें कोई डाउट अभी आपको? नो मैम। नो मैम। एक बार पढ़िएगा इसको, बाकी का हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ के आइए, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। रीड करिएगा बुक्स में से, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगे तो आई एम देयर, ठीक है, मैं आपको